गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल। हम एक्चुअली आज हम तीन चीज़ों की बात करने वाले हैं बिफोर सॉरी 1793 टू 98 हम बात करेंगे जॉन शोर की जो गवर्नर जनरल बने, फिर हम बात करेंगे मराठास की, फिर हम बात करेंगे मैसूर की। तो आज के तीन मेजर टॉपिक्स ये हैं, जहां पे हम सबसे पहले बात करेंगे जॉन शोर की, जहां पर हम बात करेंगे जॉन शोर जो कॉर्नवालिस के बाद गवर्नर जनरल बनते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मराठास की और हम बात करेंगे मैसूर की। अब वजह एक्सक्यूज मी, अब वजह यह है कि सर ये मराठा और मैसूर कहां से आ गए। यू कैन सी दिस इज द टाइम, ये जो जॉन शोर वाला टाइम है, यहां पर हम 18th सेंचुरी को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, जॉन शोर के टाइम पे 18th सेंचुरी वाला जो हिस्ट्री का सेक्शन है वो पूरा हो जाएगा और 19th सेंचुरी में एंटर होने के लिए इन दोनों का समझना जरूरी है। तो मराठास और मैसूर को पहले हम कंप्लीट करेंगे और फिर हम 19th सेंचुरी में एंटर करेंगे। ठीक है, इसके बाद मतलब इन दैट सीक्वेंस हम पहले इसको पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे वेलेस्ली का सब्सिडियरी अलायंस। ठीक है, यह ऑफ कोर्स कल होगा, ये ऑफ कोर्स कल होगा। तो फाइन, सो पहले हम मराठास और मैसूर को कंप्लीट करेंगे ताकि जो 1799 तक का जो पूरा कंटेंट है, पूरा हिस्ट्री की स्टोरी है, वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद हम 19th सेंचुरी में एंटर करेंगे। तो 19th सेंचुरी में एंटर होने से पहले, 19th सेंचुरी में एंटर होने से पहले जो कुछ भी घट गया है हम एक बार उसको पढ़ेंगे। तो पहले बात करते हैं जॉन शोर की। जॉन शोर यस, जॉन शोर केम आफ्टर कॉर्नवालिस। जॉन शोर केम आफ्टर कॉर्नवालिस और बेसिकली जो हम परमानेंट सेटलमेंट देखते हैं, जो हम परमानेंट सेटलमेंट देखते हैं, अब बेसिकली आइडिया जॉन शोर का था, लेकिन क्योंकि इंप्लीमेंट किसके टाइम पे हुआ, इंप्लीमेंट होता है ये इन भाई साहब के टाइम पे, कॉर्नवालिस के टाइम पे। तो अल्टीमेटली कॉर्नवालिस जो है वो उसको क्रेडिट मिल जाता है। जॉन शोर की शुरुआत बिकॉज ही वाज लेफ्टिनेंट गवर्नर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, यस, ओके। जॉन शोर के टाइम पे अभी हम जो मैसूर और मराठास और मैसूर की बात करने वाले हैं। मराठास और मैसूर जो है वो बहुत उसके ये वो टाइम था जब अंग्रेज इनसे लड़ रहे थे, मराठास से भी लड़ रहे थे। क्या हो गया बेटा, सर को जब कुछ बेसिक, हर सी बात है, वो डायरेक्टली गवर्नर जनरल बन के तो नहीं आया होगा, उससे पहले दूसरे पोजीशंस पे भी होगा ना। तो उसने बेसिकली आइडिया यही दिया था अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन इन बंगाल के ऊपर। उसने पहले 1785 में ही आइडिया दिया था, लेकिन जब तक क्योंकि वो नीचे की तरफ था तो उसको सुना नहीं गया। बाद में जो है इसको ग्रेजुअली थोड़ा बहुत ऑल्टर करके क्या किया गया, उसको थोड़ा बहुत ऑल्टर करके वो किया गया। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो 5 साल थे जॉन शोर के, ये जो 5 साल थे जॉन शोर के, इसमें देयर वाज नो वॉर। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअली यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जॉन शोर के बारे में कि उसके टेन्योर में, वो जो 5 साल गवर्नर जनरल रहा 1793 से लेके 1798 तक, इन 5 सालों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई वॉर नहीं था। ये वो टाइम था जब ये मराठास और मैसूर दोनों के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, लेकिन जॉन शोर के टाइम पर देयर वाज नथिंग लाइक दिस। और जॉन शोर को ये कहा जाता है, जस्ट ही इज नॉट सिग्निफिकेंट क्योंकि हमारे उस चार्ट में नहीं था। जॉन शोर को ये कहा जाता है कि ये कंपनी के करप्ट ऑफिशियल्स की गैंग में सबसे ईमानदार व्यक्ति था उनके कंटेक्स्ट में। मतलब ही वाज समवन हु वाज ट्राइंग टू ब्रिंग ऑनेस्टी अमंगस्ट करप्ट कंपनी ऑफिशियल्स। और जॉन शोर को ग्रेजुअली 5 साल जैसे तैसे ही उसका जो है टेन्योर निकला। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसका डिसएग्रीमेंट था कुछ पॉइंट्स पे। उसका खास तौर पे डिसएग्रीमेंट ये था क्योंकि उसने जो परमानेंट सेटलमेंट का आइडिया दिया था वो ये नहीं था जो कॉर्नवालिस ने इंप्लीमेंट किया। उसका आइडिया थोड़ा सा ऑल्टर्ड था। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। लेकिन इसकी ईमानदारी ये थी कि जब ये गवर्नर जनरल बना तो इसने वो चीज फॉलो की जो एक बार एक्ट पास हो गया था। तो ही वाज अ गुड पर्सन। दैट्स व्हाई इसको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड रखा गया बाय द कंपनी ऑफिशियल्स। आपके साथ भी होगा जब आप बाय चांस ऐसी जगह आपकी पोस्टिंग हो जाएगी आईएएस बनने के बाद जहां पर मेजॉरिटी ऑफिशियल्स जो होंगे वो करप्ट होंगे, हो सकता है, और आप एकदम ईमानदारी से काम करो तो हो सकता है आपको साइडलाइन कर दिया जाए, हो सकता है आपको बिल्कुल अलग कर दिया जाए। एक्सक्यूज मी, हो सकता है आपको बिल्कुल अलग कर दिया जाए। ये चीज़ पॉसिबल है। वो उस तरीके का हुआ। लेकिन जॉन शोर को ध्यान ये रखिएगा कि ये पहले से मौजूद था, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ
परमानेंट सेटलमेंट, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। ये और ये परमानेंट सेटलमेंट में एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट आइडिया नहीं था, लेकिन जनरल आइडिया कि बंगाल में रेवेन्यू सिस्टम को रिवाइज करना है, बंगाल में रेवेन्यू सिस्टम को रिवाइज करना है, ये आइडिया 1785 में ही जॉन शोर ने दे दिया था। ये आइडिया 1785 में ही जॉन शोर ने दे दिया था। किंगडम्स को समझना जरूरी है, एक है मराठास को और एक है मैसूर को। ठीक है, हम पहले इन दोनों को समझेंगे, तब हम 1800 ऑनवर्ड्स एंटर करेंगे। पहले हम इन दोनों को समझेंगे और उसके बाद हम 1800 ऑनवर्ड्स एंटर करेंगे। ठीक है, सो नाउ बेटा वॉइस तो ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ मराठास। मराठास बड़े इंटरेस्टिंग है। मराठास का इश्यू ये है कि वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द मिडिवल एंड द मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम इनको थोड़ा सा पीछे से पढ़ते हैं ताकि सारा जो पूरा मराठा किंगडम या मराठा एम्पायर जो है वो एक बार में कवर हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि सर हम कहाँ अंग्रेजों से उधर जा रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों के आगे की कहानी को समझने के लिए और अंग्रेजों के जो भी चीज़ें आगे चलेंगी उसको समझने के लिए मराठास और मैसूर को समझना जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, वरना 1857 तक कुछ चीज़ें आएंगी समझ में, कुछ नहीं आएंगी। ठीक है, नाउ मराठा एम्पायर की शुरुआत जो हुई, इट स्टार्टेड एज अ स्मॉल मराठास की शुरुआत जो है वो होती है एज अ स्मॉल किंगडम विथ रायगढ़ एज इट कैपिटल। सो इनिशियली जब ये मराठा एज अ कॉन्फेडरेशन किंगडम या एम्पायर शुरू होता है तो मराठास की कैपिटल जो है वो रायगढ़ होती है। ठीक है, दिस वाज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। एंड इसको प्रोमिनेंस, ये पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन इसको प्रोमिनेंस मिलता है अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी। इसको प्रोमिनेंस मिलता है अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी, हु started to कहना चाहिए कि he started his expansion और सुल्तान ऑफ बीजापुर, आदिल शाही डायनेस्टी, सुल्तान ऑफ बीजापुर के अगेंस्ट वॉर करके he had the aim to establish, शिवाजी had the aim to establish हिंद स्वराज। शिवाजी had the aim to establish हिंद स्वराज एंड इन 1674 में क्या होता है, तुम लोग जैसे कमेंट करोगे मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा। 1674 में क्या होता है, शिवाजी वाज क्राउन्ड एज छत्रपति। ये आज की क्लास में इतने फैक्ट्स और इतने क्वेश्चंस है ना, एक सेकंड भी इधर उधर नजर हटी दुर्घटना घटी, ध्यान रखना। 1674 में शिवाजी वाज क्राउन्ड एज सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता है छत्रपति। 1674 का जो टाइम था वो औरंगजेब जो है वो दिल्ली की गद्दी पे था, मुगल बादशाह जो है वो औरंगजेब था। फाइन। शिवाजी के बाद मराठा एम्पायर को सक्सीड किया उनके बेटे संभाजी ने, लेकिन संभाजी हैड अ टसल विद औरंगजेब ऑल्सो। शिवाजी ऑल्सो हैड अ टसल विद औरंगजेब, अभी हम आगे देखेंगे। शिवाजी और औरंगजेब का टसल था। ठीक है, उसके बाद शिवाजी के बाद इट वाज हिज सन संभाजी, वो ही वाज आल्सो यू नो having a battle with औरंगजेब। औरंगजेब के साथ बैटल में उसकी हो जाती है मृत्यु। आफ्टर हिम इट वाज हिज सन शाहू। शाहू वाज टेकन एज अ प्रिजनर बाय औरंगजेब, तो संभाजी को मार दिया जाता है और शाहू को क्या कर लिया जाता है, प्रिजनर रख लिया जाता है। 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद उनको रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन जो सबसे की पॉइंट रहेगा पूरे मराठा एम्पायर का, जो सबसे की पॉइंट रहेगा पूरे मराठा एम्पायर का, वो रहेगा पेशवा। सबसे की पॉइंट जो रहेगा पूरे मराठा एम्पायर का वो कौन रहेगा, वो रहेगा पेशवा। पेशवा इज लाइक द प्राइम मिनिस्टर हु वाज हैविंग डिफेंस पावर एज वेल। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है पेशवा की कैसे हुई, वो ऐसे हुई कि देयर वाज अ पोस्ट कॉल्ड सेना करते इन मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक पोस्ट थी जिसका नाम था सेना करते, और उसको ही छत्रपति शाहू ने इवॉल्व किया एज पेशवा। ठीक है, नाउ हम बिफोर वी मूव ऑन लेट अस टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर शिवाजी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन अंडर शिवाजी, पहले इसकी बात करते हैं कि हाउ दिस वाज। अगर मराठा एम्पायर को देखें, शिवाजी के टाइम मराठा एम्पायर जो है आज के समय के महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक, इसके कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इफ एनीवन फ्रॉम महाराष्ट्र वो बताएंगे कि कैसे महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच डिस्प्यूट चल रहा है ओवर लैंड।
फाइन। शिवाजी के टाइम पर ये जो जितना भी मराठा एम्पायर था, और ये सवाल पिछली उसमें आया था, ये सवाल जो है पिछले साल आया था, दैट इज this whole empire was divided into परगनास। ठीक है, तो प्रोविंसेस थी, छोटी छोटी प्रोविंसेस थी, प्रोविंसेस को परगनास में डिवाइड कर दिया था, प्रोविंसेस को डिवाइड कर दिया था परगनास में, और ये परगनास को फर्दर डिवाइड कर दिया था विलेजेस में। ये परगनास को फर्दर डिवाइड कर दिया था, बेलगांव में डिस्प्यूट है, यस, ये परगनास को डिवाइड कर दिया था विलेजेस में। यहां पर दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, दैट ही अबॉलिश्ड, उस दौर में जागीरदारी सिस्टम हुआ करता था, मतलब किसी को सैलरी नहीं मिलती थी, उसको जागीर मिल जाती थी, वो जागीर को उसको मेंटेन करना होता था, उस जागीर का रेवेन्यू वो कलेक्ट करता था, जो भी जागीरदार होता था। जागीरदार को सैलरी नहीं मिलती थी, उसको आर्मी मेंटेन करनी पड़ती थी, और जो भी स्टेट है, जो भी मराठा एम्पायर है, उसको वो टैक्स का हिस्सा देता था, उसे उसकी जागीरदारी के लिए कोई अलग से सैलरी नहीं मिलती थी, बल्कि उसको क्या होता था, ही वाज गिवन कि आप लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करो और आर्मी मेंटेन करो, जरूरत पड़ने पर आर्मी लेके आ जाना। तो ये बेसिकली जागीरदारी सिस्टम का वो था कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आपको जागीर दे दी गई है, आपको लैंड दे दिया गया है, आप इसका लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करिए, ये लैंड रेवेन्यू आपका होगा, एक हिस्सा जो है आप स्टेट को देंगे और आप आर्मी भी मेंटेन करेंगे। बट शिवाजी अबॉलिश्ड जागीरदारी सिस्टम। Shivaji abolished Jagirdari system and salary was given in cash. Salary was given in cash. यहाँ पर एक और चीज जो डिस्करेज की गई शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन में, वो ये थी दैट हेरिडिटरी, जैसे एक जागीरदार बन गया तो जागीरदारी उसी की फैमिली में चलेगी, ये चीज को अबॉलिश किया गया, ये चीज को खत्म किया गया। हर बार नए जागीरदार अपॉइंट करते थे, हो सकता है वो हेरिडिटरी हो भी, लेकिन कोशिश की जाती थी कि इसे हेरिडिटरी, इसे जो है फैमिली के अंदर ना रहने दिया जाए, अलग अलग ऑफिसर्स अलग अलग समय पे अपॉइंट किए जाए। एंड सो दिस वाज द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। मराठा एम्पायर का शिवाजी के टाइम पर जो सेंटर था एडमिनिस्ट्रेशन का, देवर कॉल्ड एज अष्टप्रधान। अब ये अष्टप्रधान कौन थे? ये पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का, ये जो पूरा जो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन था, ये उसका एक तरीके से मान लीजिए कैबिनेट होता था। यहां पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये किसी इंडिविजुअल को नहीं बनाया गया। जैसे हम मिडिवल हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे, अकबर को पढ़ेंगे, तो अकबर के नवरत्न थे, वो 9 लोग थे, वो 9 इंडिविजुअल थे, ये 9 पोजिशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर द 8 प्रोमिनेंट ऑफिशियल्स। These were the 8 prominent officials, these were the 8 prominent positions जो उस टाइम पर रखे गए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1 पेशवा। पेशवा की पोजीशन ये थी कि दैट पेशवा वाज द प्राइम मिनिस्टर। सो छत्रपति मींस द किंग, एंड पेशवा वाज हिज प्राइम मिनिस्टर। छत्रपति वाज द किंग, सबसे ऊपर छत्रपति के ठीक नीचे जो कैबिनेट थी उसमें पेशवा वाज द प्राइम मिनिस्टर। पेशवा के बाद अमात्या और मजूमदार। फाइनेंस मिनिस्टर। पेशवा इज प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। नंबर 3 वाज होम मिनिस्टर वकेनाविस। इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आ सकता है। फाइन। देन वी हैव अनदर ऑफिशियल वाज दाबीर और सामंत। विच वाज होम मिनिस्टर हो गया, फॉरेन मिनिस्टर। नंबर 5 बेटा मैं फिर से अष्टप्रधान मतलब 8 ऑफिशियल्स, कैबिनेट मिनिस्टर जो था। देन सचिव, he was responsible for official correspondence.
ना एक बार यहाँ पांचों को पहले से देख लो। पेशवा सबसे ऊपर कौन? सबसे ऊपर छत्रपति द किंग। किंग के नीचे 8 लोग किंग के नीचे 8 लोग कौन? पेशवा वॉज द प्राइम मिनिस्टर जो मेन सारी चीजें देख रहे थे। देन अमत्या और मजूमदार हु वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर। देन वी हैव वक्र-ए-नाविस और वक्र-ए-नाविस दिस वॉज होम मिनिस्टर। फाइन। देन दाबीर और सामंत मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे। सचिव वाज द वन हु वाज रिस्पांसिबल फॉर द ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। सचिव वाज समवन हु वाज रिस्पांसिबल फॉर ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। नंबर 6 वाज पंडित राव। नंबर 6 वाज, हाँ बेटा ये नाम पता होने चाहिए क्योंकि ये मेडिवल हिस्ट्री में आ सकते हैं, मतलब ये जंक्शन है मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री का मराठास। पंडित राव वाज रिलीजियस ऑफिसर। आधे ज्यादा नाम समझ में वैसे ही आ जाएंगे यार। पंडित राव एज वाज रिलीजियस ऑफिसर। सरे नौबत और सेनापति, नाम से ही पता चल रहा है कौन है, मिलिट्री कमांडर सरे नौबत। और ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस बेटा मतलब जैसे क्या कहते हैं लेटर्स का आदान प्रदान होता है ना वो। एंड 8th वन वाज न्यायाधीश। 8th और ये सेनापति न्यायाधीश बता, हमने पंडित राव सेनापति न्यायाधीश बताने की जरूरत नहीं है। रिलीजियस ऑफिसर, आर्मी और यू कैन से दैट चीफ जस्टिस। तो ये 8 लोग जो थे, ये अष्टप्रधान जो थे, मैंने क्या कहा आपसे, पिछले 3000 साल की हिस्ट्री में कोई चीज कांस्टेंट है तो वो ब्यूरोक्रेसी। ये उस दौर की ब्यूरोक्रेसी आप समझ लीजिए। मराठा एम्पायर की ब्यूरोक्रेसी वाज दिस, जहां पर ये 8 लोग जो थे, ये कोर था, ये एक्सिस था उस पूरे मराठा एडमिनिस्ट्रेशन का। फाइन। अगर हम मराठा सिस्टम को समझें, मराठा इन इटसेल्फ वाज नॉट जस्ट एन एम्पायर, मराठा वाज अ कॉन्फेडरेशन। अब यहां से कहानी जो है, जब थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है अभी ऑफ द ट्रैक लग रहा हो, कोई बात नहीं बेटा, अभी जैसे ही हम अंग्रेजों को इंट्रोड्यूस करेंगे सारी कहानी, मैं क्यों कहानी बता रहा हूं समझ में आ जाएगा। मराठा वाज अ कॉन्फेडरेशन। मराठा वॉज अ कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है कि मेन एक्सिस में एक बहुत सारे कॉन्फेडरेशन का मतलब ये होता है कि बहुत सारे किंगडम अनकंडीशनली अनफोर्सफुली एक साथ कॉमन गोल के लिए एक साथ हो जाते हैं फॉर सर्टेन रीजंस। मतलब इसमें जो लोग भी जुड़े उनको किसी ने कॉन्कर नहीं किया, ये अपनी मर्जी से एक लार्जर एम्पायर बनाने के लिए आ गए, ये अपनी मर्जी से एक लार्जर एम्पायर बनाने के लिए आ गए। इन सब के सेंटर पे कौन थे? पेशवा ही वॉज सिटिंग एट पूना। Peshwa, he was sitting at Pune. Then we had Holkars. अभी क्यों है सब समझ में आएगा। Who were ruling from Indore. We had Sindhyas, who were ruling from Gwalior. Then we have Gaikwad, who were ruling from Baroda. And we had Bhosles, who were ruling from Nagpur. आ सकता है ये क्वेश्चन मैच करने के लिए। आ सकता है ये क्वेश्चन मैच करने के लिए कि कौन जो है वो कहां पर जो है रूल कर रहा था। ये मैच में क्वेश्चन आ सकता है। फैमिली ट्री बेटा, फैमिली ट्री अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, बट आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी फैमिली कहां से रूल कर रही थी। फाइन। Now what happened here? ये कॉन्फेडरेशन, अब ये पेशवा ने जाके ग्वालियर पे कब्जा नहीं किया या पेशवा ने जाके इंदौर पे कब्जा नहीं किया। हुआ क्या, ये सारे लोग, क्योंकि ये सारे मराठास थे, ये सब एक साथ आके इन्होंने अपना एक कॉमन एम्पायर, एक कॉमन कॉन्फेडरेशन क्रिएट किया। इन्होंने क्या किया, एक अपना कॉमन कॉन्फेडरेशन क्रिएट किया। इनको किसी ने किसी को एक्वायर नहीं किया है, इसीलिए हम इसे कॉन्फेडरेशन कह रहे हैं। ध्यान रखना, यहां पर किसी ने किसको एक्वायर नहीं किया है, किसी ने किसी को एक्वायर नहीं किया है, सिर्फ ये अपनी मर्जी से, बगैर किसी फोर्स के, बगैर किसी जोर जबर के, ये अपने पास अपने साथ एक साथ आए हैं। ठीक, ओके, लिखिए ये। नाउ व्हाट हैपेंड। दो चीजें हमको शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन की समझनी है। पहला है मिलिट्री। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर आप बात करोगे तो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एंशिएंट हिंदू लॉज पे काम कर रहा था। मराठा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एंशिएंट हिंदू लॉज पे काम कर रहा था, और देवर मतलब जो विलेज पंचायत थी उसका बहुत सिग्निफिकेंट रोल था इस एडमिनिस्ट्रेशन में। दे हैड शिवाजी ने 1659 में मराठा आर्मी को सेटअप किया। 1659 में मराठा आर्मी को सेटअप किया। 30 से 40 हजार घुड़सवार हुआ करते थे ऑफ कोर्स। लेकिन
जो दो इंपॉर्टेंट नाम मिलिट्री में, मराठा मिलिट्री से आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एक नाम आ सकता है बारगीर और एक नाम आ सकता है सिलादार। दो नाम आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। हाँ बेटा, पेशवा किंग नहीं थे, अभी वहां आ रहा हूं, बाजीराव पे आ रहा हूं, रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र और रखो, अंग्रेज भी आएंगे और बाजीराव भी आएंगे, डोंट वरी। दो इंपॉर्टेंट नाम जो आपसे मराठा मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से पूछे जा सकते हैं वो है बारगीर और सिलादार। बारगीर वो सोल्जर होता था जी हु वाज पेड एंड हु वाज गिवन सैलरी, इसको ऐसे लिख लेते हैं, सैलरी एंड इक्विपमेंट बाय स्टेट। मतलब जिसको सैलरी और इक्विपमेंट, मतलब जो तलवार और जो भी, दिस इज नॉट अ मेंस टॉपिक डियर, दिस इज अ प्रीलिम्स टॉपिक, ओके। अभी मेंस का टॉपिक भी इसी में इंक्लूड होगा, वेट एंड वॉच, ठीक है। सो सैलरी एंड इक्विपमेंट बाय द स्टेट, मतलब बारगीर जो है उसकी सैलरी और उसकी तलवार और वो जो भी उसकी इक्विपमेंट्स होते थे वो कौन देता था? वो स्टेट देता था। सिलादार वो सोल्जर्स होते थे दोज हु वर मेंटेन्ड बाय नोबल्स। सिलादार वो होते थे दोज हु वर मेंटेन्ड बाय नोबल। कॉन्फेडरेशन नहीं समझ में बेटा, फिर से बता देता हूं। कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है जब बहुत सारे स्टेट एक साथ आते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, एक साथ एडमिनिस्टर करते हैं, यूनिफॉर्मिटी लेके आते हैं, लेकिन वो कोई किसी को कॉम कर, जैसे अभी हमने पेशवा के बारे में पढ़ा ना, इसे यहां आप एक बार फिर से देख लो। ये हमने जैसे देखा स्टेशन में रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में दो टैक्स आपको ध्यान रखना है, एक है चौथ और दूसरा है सरदेशमुखी। एक है चौथ, दूसरा है सरदेशमुखी। चौथ और सरदेशमुखी दो इंपॉर्टेंट टैक्सेस थे। चौथ का मतलब था ये, चौथ अब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। चौथ वो टैक्स था जो शिवाजी लगाते थे वो उन किंगडम्स पे जो कि एलियन थे, मतलब जो नॉन मराठा थे। पहली चीज, चौथ किसके ऊपर लगता था? जो भी एलियन किंगडम थे वो लगाते थे। उनका ये कहना था कि मराठास को अगर आप ये जो भी आप टैक्स दे रहे हो, डेक्कन का जो निजामी रूलर्स थे उनको, जो बहामनी रूलर्स थे उनको, या मुगल्स को, क्योंकि दोनों एरियाज आ रहे थे कंट्रोल में, तो जो भी आप मुगलों को या डेक्कन रूलर्स को आप टैक्स दे रहे हो उसका चौथाई अगर आप हमें दोगे, उसका 1/4 आप हमें दोगे, उसका चौथाई मतलब 1/4, उसका आप चौथाई हिस्सा आप हमें दोगे, 1/4 हिस्सा आप हमें दोगे, मराठास को दोगे, तो मराठास आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अगर आप हमें टैक्स, आप जितना भी टैक्स दे रहे हो उसका 1/4 आप हमें दे दो, हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। मराठास विल प्रॉमिस दैट दे विल नॉट अटैक यू। चौथ किस लिए दिया जा रहा था? फ्रॉम दी एलियन किंगडम। फाइन। सरदेशमुखी का मतलब था कि जो स्टैंडर्ड लैंड रेवेन्यू था, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वाज 1/4 एंड दिस वाज 1/10। सरदेशमुखी का मतलब था कि अगर आप किसी मराठा को अगर अपना सरदेशमुख मानते हो, चीफ हेडमैन मानते हो, मराठा किंग को अपना हेडमैन मानते हो, तो आपको ये 1/10 देना पड़ेगा एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, एज अ मार्क ऑफ रिकॉग्निशन। चौथ उनसे लिया जा रहा था जो आउटसाइड मराठास थे, सरदेशमुख इनसाइड मराठास थे। बाद में शिवाजी के टाइम ये सरदेशमुख जो है उनसे भी लिया जाने लगा जो एलियन थे, मतलब जो नॉन मराठा के स्टेट्स थे। तो चौथ वाज 1/4 ऑफ वट एवर दे वर पेइंग टू द मुगल और द डेक्कन रूलर, उनको जो भी दे रहे थे उसका चौथाई हमें दे दो, हम तुम्हारे पर अटैक नहीं करेंगे। ये चौथ था। सरदेशमुखी 1/10 था, जो भी स्टैंडर्ड लैंड रेवेन्यू है उसका 1/10 आप दो, आपको एज कि आप एक मराठा को अपना हेडमैन मानते हो। फाइन। Now, if we talk about the military conquest of Shivaji, revenue system, दो टैक्स ध्यान रखना बस, चौथ और सरदेशमुखी कहां आए थे ये ध्यान रखना। अगर हम बात करें मिलिट्री, प्लीज रिपीट चौथ। चौथ मतलब चौथाई, चौथ मतलब 1/4 मतलब मान लो एक टेरिटरी है, मान लो बीजापुर है फॉर एग्जांपल। अब ये बीजापुर का एक छोटा सा राजा है, वो राजा जो है मुगलों को मान लो जो भी टैक्स देता है, तो उससे मराठास ने कहा कि तुम जो टैक्स दे रहे हो उधर दो, अगर तुम चाहते हो कि हम तुमको अटैक ना करें, हम तुम्हारे यहाँ प्लंडरिंग ना करें, तो हमें मराठास को 1/4 जो भी तुम वहां दे रहे हो उसका 1/4 तुम हमें दे दो, हम तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। ये एलियन से लिया जा रहा था, मतलब जो नॉन मराठा से लिया जा रहा था। नो डाउट। हम मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की बात करते हैं तो शिवाजी वॉज अ लेजेंडरी फिगर इन द मराठा रीजन, एंड
लेकिन when Shivaji was rising, another person who was very powerful, who was actually powerful, was rising in Delhi, औरंगजेब। औरंगजेब देख रहा था शिवाजी को उठते हुए, औरंगजेब देख रहा था शिवाजी को उठते हुए, और उसको ये ठीक नहीं लग रहा था। उसने बोला नहीं, मेरे रहते कोई और इतनी बड़ी पावर को मैं ग्रो नहीं करने दूंगा। He was very much clear on this. औरंगजेब was very much clear on this. What happened? औरंगजेब ने सबसे पहले एक टास्क दिया, जो उस दौर में औरंगजेब के टाइम पे डेक्कन का गवर्नर था, दक्कन का जो गवर्नर था औरंगजेब, मतलब जो मुगल गवर्नर था, his name was शाइस्ता खान। शाइस्ता खान को भेजता है औरंगजेब कि तुम जाके इनकी पावर को चेक करो, एंड शिवाजी, मराठास एंड मुगल्स, मतलब एज इन शिवाजी एंड शाइस्ता खान हैड अ बैटल। Not important for us. What is important for us to know here, that in this battle Shivaji lost. He not only lost, he lost Pune as well. तो पहला एनकाउंटर जब होता है बिटवीन मुगल्स एंड शिवाजी, इसमें क्या होता है, शिवाजी वॉज डिफीटेड एंड ही लॉस्ट पूना। पूना उनके हाथ से चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, काउंटर अटैक में, अब ध्यान से सुनते रहना कहानी, जो इंपॉर्टेंट होगा वो लिख दूंगा। काउंटर अटैक में, काउंटर अटैक एज इन रिटेलिएशन में, उसका बदला लेने के लिए शाइस्ता खान के मिलिट्री कैंप पे 1663 में पूना में शिवाजी दोबारा अटैक करते हैं। ठीक है, 1663 में स्टार्टिंग में क्या होता है, शिवाजी वॉज डिफीटेड एंड ही लॉस्ट पूना। रिटेलिएशन में शिवाजी क्या करते हैं, वापस शाइस्ता खान जो गवर्नर था डेक्कन का, उसके ऊपर दोबारा अटैक करते हैं और ही रिकवर्ड पूना। शाइस्ता खान जख्मी हो जाता है और शाइस्ता खान का बेटा मारा जाता है। उसके बाद 1664 में शिवाजी अटैक्ड सूरत। नाउ सूरत वॉज एन इंपॉर्टेंट मुगल पोर्ट, जितना मुगल ट्रेड हो रहा था समुद्र के जरिए, उसका मेजर पोर्शन सूरत से जाता था। सूरत वॉज अ मेजर मुगल पोर्ट, और उस पोर्ट को वो कर देता है प्लंडर। दैट पोर्ट वॉज लूटेड। अब क्या होता है, सेकंड अटेम्प्ट। तो पहली बार तो डेक्कन शाइस्ता खान को औरंगजेब ने भेजा, दूसरी बार औरंगजेब प्लेड स्मार्ट। इन द सेकंड अटेम्प्ट 1665 औरंगजेब सेंड राजा जयसिंह ऑफ अंबर। सेकंड अटेम्प्ट में औरंगजेब क्या करता है, औरंगजेब भेजता है किसको, राजा जयसिंह, अंबर के राजा जयसिंह को भेजता है शिवाजी से लड़ने के लिए। एंड इन दिस शिवाजी वॉज डिफीटेड अगेन। और इस बार शिवाजी लॉस्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, एंड दैट वाज द फोर्ट ऑफ पुरंदर। किला लॉस्ट करना मतलब प्रेस्टीज लॉस्ट करना, फोर्ट ऑफ पुरंदर। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दैट एवरी वॉर एंड्स विद अ ट्रीटी। ये जब ट्रीटी हुई तो फाइनली 1665 में ही एक ट्रीटी होती है विच इज कॉल्ड एज ट्रीटी ऑफ पुरंदर। अभी एक ट्रीटी ऑफ पुरंदर और आएगी आगे चल के, तो ईयर्स याद रखना, ठीक है। एक ट्रीटी और आएगी आगे, लेकिन अभी यहां पर दो ट्रीटीज है। देयर आर टू ट्रीटीज ऑफ पुरंदर। अभी हम बात करेंगे 1665 की ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बारे में। दो ट्रीटीज आएंगी, अभी हम 1665 की बात कर रहे हैं। 1665 में यह तय हुआ दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 1665 में शिवाजी हैड 35 फोर्ट्स। मतलब जब ये बैटल हो रही थी इस ट्रीटी से पहले तक शिवाजी के पास कितने फोर्ट्स कंट्रोल में थे पूरे मराठा रीजन में, 35 फोर्ट्स पे, 35 किलो पे शिवाजी का कंट्रोल था। हियर अंडर दिस ट्रीटी, बिकॉज शिवाजी वाज डिफीटेड, अंडर दिस ट्रीटी शिवाजी हैड टू सरेंडर 23 फोर्ट्स टू मुगल्स। अंडर दिस ट्रीटी यह तय हुआ कि शिवाजी जो है, शिवाजी के पास 35 फोर्ट थे, 12 फोर्ट वो खुद रखेंगे और 23 किले जो मराठा किले हैं जो शिवाजी के कंट्रोल में थे, 23 उसमें से किले जो है देवर सरेंडर टू दी मुगल, और मुगल्स को वो सरेंडर कर देंगे। एंड 12 जो बचे हुए फोर्ट्स थे, 23 सरेंडर टू मुगल्स, और 12 जो बचे हुए फोर्ट थे वो सिर्फ इस शर्त पे रखे गए दैट शिवाजी विल प्लेज हिज सर्विस एंड लॉयल्टी टू दी मुगल एम्पायर। एंड उसके बदले में अब ट्रीटी तो एक तरफ नहीं होती ना, दो तरफ होती है। तो शिवाजी ने फोर्ट सरेंडर किया और बीजापुर, जो इधर कर्नाटक वाला जो रीजन था, बीजापुर के कुछ हिस्सों पे जो मराठा क्लेम था मुगल्स ने उसको रिकॉग्नाइज किया। तो मुगल्स ने उन्हें बीजापुर का क्लेम दे दिया मेजर हिस्सों का, और शिवाजी ने जो है 23 फोर्ट्स ही सरेंडर्ड टू मुगल्स। और इसके बाद ग्रेजुअली there was no rise. After Shivaji, it was his son जिसने कोशिश की, but somehow, and then his son was killed and his Chhatrapati Shahu was arrested. और ये 1707 तक Marathas were not rising. The rise of Maratha came after 1707. The rise of Maratha came after 1707 when Mughal ruler